Today we shall discuss an Irish airman foresees his death, one of the most notable poems by W.B. Yeats. W.B. Yeats द्वारा लिखी गई एक बहुत अहम और इम्पॉर्टेंट पोएम एन आयरिश एयरमैन फोर्सेस हिज डेथ, इस पोएम के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। W.B. Yeats कौन थे, उन्होंने क्यों इस पोएम को लिखा, इस कविता के माध्यम से युद्ध के मीनिंगफुलनेस को, अर्थहीनता को कैसे W.B. Yeats बयां करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवालों पे आज हम डिस्कस करेंगे। W.B. Yeats बॉर्न इन 1865, 19वीं शताब्दी में जो बहुत इंपॉर्टेंट कवि माने जाते हैं, उसमें W.B. Yeats एक अहम इंपॉर्टेंट पोएट्स है। 1939 में he departed from this world. At the age of 21, he wrote books entitled works such as the poems of the William Blake, the works of the William Blake, and the poems of Spenser. इस प्रकार से अलग अलग किताबों के रचयिता W.B. Yeats रहे हैं। He started writing both drama and poetry, and in the latter he achieved his own system of symbolism, which he described in a vision. In 1923 he received the Nobel for Literature, साहित्य के सर्वोच्च पुरस्कार नोबेल पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया 1923 में। His friendship with Indian Purohit Swami led him to an Indian theology. स्वामी, पुरोहित, पंडित, ऐसे अलग अलग लोगों से उनकी जान पहचान ऋषि महर्षियों से भारतीय थियोलॉजी की तरफ, दर्शन की तरफ उन्हें आकर्षित करती रही, और बाद में उन्होंने उपनिषद के ट्रांसलेशन में भी बहुत इम्पॉर्टेंट अहम योगदान दिया है। तो W.B. Yeats कुछ फिलोसॉफिकल तरीके से भी कविता के माध्यम से अपनी बात को व्यक्त करना चाहते हैं। An Irish airman foresees his death is about the only son of Yeats' dear friend Lady Gregory. Lady Gregory के इकलौते बेटे की ये सच्ची कहानी पर आधारित ये कविता है। Major Robert Gregory was killed in action over the Italian front in January 1918. 1918 ये वो समय है जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, and at the age of 36 he departed from this world. 36 साल की उम्र में ही मेजर रॉबर्ट ग्रेगरी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मारे जाते हैं। इस घटना पर आधारित इस घटना से आहत होकर W.B. Yeats ने अपनी भावनाओं को कहने का प्रयास इस कविता के माध्यम से किया है। The poem centers around the idea of the people who participate in wars, how most often no valid reason for doing so. अब इस कविता के महत्वपूर्ण उद्देश्य को भी समझते हैं कि सेंट्रल थीम क्या है। ऐसे लोग जो युद्ध में बिना किसी मकसद से भाग लेते हैं, मारे जाते हैं, जिनके पास कोई वजह नहीं होती ऐसा करने के लिए, उन लोगों को ध्यान में रखकर इस कविता को लिखा गया है। क्यों लोग युद्ध में हिस्सा लेते हैं बिना मकसद के और मारे जाते हैं अनजान जगह पर, ऐसे कई विषयों पर W.B. Yeats ने अपनी बात को बेबाक तरीके से इस कविता में रखी है। They are simply drawn into deadly vortex of the violence. तहस नहस हिंसा के इस जंजाल में लोगों को खींच लिया जाता है, and danger even if they happen to be entirely indifferent towards the cause for which the war is being fought. जिस मकसद से ये युद्ध लड़ा जा रहा है, हो सकता है कि उस मकसद के बारे में भी उनको पता ना हो, जिसका मकसद पता नहीं है, जिसकी वजह पता नहीं है। ऐसे युद्ध में हम क्यों हिस्सा लेते हैं, क्यों अपनी जान को दांव पर लगाते हैं? W.B. Yeats ये सवाल ऑडियंस के सामने, रीडर्स के सामने रखना चाहते हैं। ऐसे कई सारे सवाल जिनका पीछा हम इस कविता के माध्यम से करने की कोशिश करेंगे। Hence, the valor and their death on the battlefield become utterly meaningless and without any glory. कोई सम्मान नहीं, कोई चेयरफुल सेलिब्रेशन नहीं, कोई इतिहास में नामो निशान नहीं। मीनिंगलेस तरीके से जब सैनिक मारे जाते हैं, जब लोग युद्ध में मारे जाते हैं, ऐसे अनजान लोगों के अपनी शहादत के ऊपर ये कहानी है। An Irish airman foresees his death is an important poem to be discussed, and it was written by an Irish poet W.B. Yeats. W.B. Yeats एक आयरिश पोएट है और 1918 में ये पोएम लिखी गई थी। Told from the perspective of an Irish fighter pilot, एक आयरिश फाइटर पायलट
जो युद्ध में एरोप्लेन लेके भाग लेता है, उसके एंगल से इस कविता को लिखा गया है कि वो क्या सोचते हैं जब युद्ध में कोई पायलट हिस्सा लेते हैं, अपने हवाई जहाज में बैठकर लोगों को मारते हैं, बम की वर्षा करते हैं, तो वो क्या सोचते हैं। ऐसे ही अनुभव को डब्ल्यू बेट्स हमसे शेयर करना चाहते हैं। In World War I, the poem is critical of both the war in general and specifically of British rule over Ireland, which lasted until 1922. 1918 में ये पोएम लिखी गई थी। 1922 तक स्कॉटलैंड पर इंग्लैंड का वर्चस्व रहा है। तो ये एक ऐसा दौर था जहाँ स्कॉटलैंड इंग्लैंड का गुलाम देश था, उनका ही शासन चलता था। ऐसे माहौल में जब डब्ल्यू.बी. येट्स अपने देश के बारे में सोचते हैं तो युद्ध का क्या मकसद है, क्या फायदा है, किसकी तरफ से वो लड़ रहे हैं और क्या वो अपनी मर्जी से इस युद्ध में लड़ रहे हैं क्या, ऐसे बहुत सारे सवालों को वो हमारे सामने उंडेल कर रख देते हैं। आई नो दैट, डब्ल्यू.बी. येट्स कविता की शुरुआत में ही कहते हैं, आई नो दैट आई शैल मीट माई फेट। मुझे पता है मैं अपने भाग्य से मिलूंगा। क्या भाग्य हो सकता है एक फाइटर का मौत के अलावा? समवेयर अमंग द क्लाउड्स, बादलों के ऊपर आसमान में ही शायद मेरी नियति लिखी गई है। Those that I fight I do not hate, those that I guard I do not love। अब बादलों के ऊपर मैं अपनी किस्मत से मिलने वाला हूँ, मैं अपनी भाग्य रेखा से मिलने वाला हूँ। मेरा भाग्य का फैसला आसमानों के ऊपर ही बादलों में तय होने वाला है। पर मेरी जान जाने से पहले मैं कुछ बातों को बता तो दूँ। Those that I fight I do not hate, मैं जिनके खिलाफ लड़ता हूँ, क्योंकि डब्ल्यू.बी. येट्स कहते हैं I know that I will die somewhere in the clouds, मैं आसमान में कहीं तो भी एयर क्रैश होके मर जाऊंगा, इसका मुझे अंदाजा है, पता भी है। पर I don't hate the people that I am fighting against, पर जिनके खिलाफ मैं लड़ रहा हूँ उनसे मैं तिरस्कार भी तो नहीं करता, वो मेरे दुश्मन भी नहीं है। And I don't love the people that I am fighting for, और जिनकी तरफ से मैं लड़ रहा हूँ, जिनके वजह से मैं लड़ रहा हूं, मैं उन्हें प्यार भी नहीं करता। अगर मैं इन लोगों से प्यार भी नहीं करता, उन लोगों से तिरस्कार भी नहीं करता, तो अब लाजमी सवाल ये हो जाता है कि मैं लड़ क्यों रहा हूं। पायलट ये सवाल ऑडियंस के सामने रखते हैं, वो जानना चाहते हैं। माई कंट्री इज किल्टार्टन क्रॉस, माई कंट्रीमैन किल्टार्टन पुअर्स। जब युद्ध में मारा जाऊंगा तो शायद कोई किल्टार्टन क्रॉस, एक मेडल मुझे दे दिया जाए। मेरे कंट्रीमैन, मेरे देश के लोग जो है, स्कॉटिश लोग, वो बहुत साधारण लोग हैं, गरीब लोग हैं। नो लाइकली एंड कुड ब्रिंग देम लॉस और लीव देम हैप्पियर देन बिफोर। मेरे मरने के बाद मुझे किल्टार्टन क्रॉस से नवाजा जाएगा तो उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और अगर ये युद्ध में जीत भी जाओ या हार भी जाओ तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लीव देम हैप्पियर देन बिफोर। अगर मेरी मौत के बाद में ना तो उनके जिंदगी में कोई खुशी आने वाली है, ना कोई दुख आने वाला है, तो मेरे युद्ध के मायने क्या है, ये मायने ढूंढने की कोशिश ये पायलट इस कविता में कर रहा है। किल्टार्टन एक प्लेस है एक आयरलैंड पे। इनफैक्ट it is the name of the small country in Ireland, and it was a home of Lady Gregory, who was very close friend of Yeats। डब्ल्यू.बी. येट्स की बहुत क्लोज फ्रेंड थी लेडी ग्रेगरी, और वो वही इसी एरिया से बिलोंग करती थी, किल्टार्टन से। और जब उनका बेटा 36 साल का बेटा मारा गया था, इकलौता बेटा, तो ये सवाल वो इस कविता के माध्यम से डब्ल्यू.बी. येट्स हमारे सामने रखते हैं। आई एम फ्रॉम द कंट्री साइड अराउंड किल्टार्टन चर्च in Ireland, and my people are poor folk in that area, regardless of the outcome of this war। इस युद्ध की परिणति क्या होती है इसकी परवाह किए बगैर they won't feel any worse, उन्हें बुरा भी नहीं लगेगा, and any better than they do now, और जिस तरीके से उन्हें अभी लग रहा है इससे कुछ ज्यादा अच्छा भी नहीं लगने वाला है। युद्ध के परिणामों से वो बेखबर है। मेरे मरने से, मेरे जिंदा रहने से उनको कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं, पर मैं क्यों आसमान में अपनी जान दांव पर लगा रहा हूं, ये सवाल उनके मन में है। नॉर लॉ नॉर ड्यूटी बेड मी फाइट, न किसी कानून ने, न किसी आज्ञा ने, कर्तव्य ने मुझे लड़ने के लिए मजबूर किया है। नॉर पब्लिक मैन नॉट चीयरिंग क्राउड्स,
ना तो कोई नीति वाले लोगों ने मुझे कहा है, ना कोई चीयरिंग क्राउड खड़ा था रास्तों पर जिसने मुझे लड़ने के लिए कहा था। अ लोनली इम्पल्स ऑफ डिलाइट, खुशी की एक मन की लहर अगर कही है, ड्रोड इज ट्यूमल्ट इन द क्लाउड्स। मुझे ये किसी ने कहा भी नहीं था युद्ध में लड़ने के लिए, पर आई डिडंट डिसाइड टू फाइट बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ ड्यूटी। किसी कानून ने नहीं कहा था, या कानून की वजह से या कर्तव्य की वजह से मैं युद्ध में नहीं आया। आई वॉजंट एनकरेज बाय द पॉलिटिशियंस और चीयर्स ऑफ द क्राउड। आई वॉज ड्रिवन टू दिस फाइट इन द स्काई बाय द शेयर डिलाइट एंड लोनलीनेस ऑफ इट। शायद आसमान की तन्हाई ने और उससे मिलने वाली खुशी ने मुझे शायद इस युद्ध में ढकेल दिया हो। शायद अपनी मर्जी से मैं आया नहीं था, मैंने युद्ध के परिणामों की परवाह नहीं की थी। Therefore, I myself do not know the reason why I am fighting above the air, above the clouds. I balanced all. इन सारी चीजों को एक तराजू में तोलकर देखने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू जज दिस ऑल, ब्रॉट ऑल टू माइंड। सब सारी चीजें अपनी दिमाग में लाकर सोच रहा हूँ। द ईयर्स टू कम सीम्ड वेस्ट ऑफ ब्रेथ। जब सोचता हूँ अपने इस लड़ाई के बारे में, अपनी जान गंवाने के इस प्रयास के बारे में, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अभी तक जिंदगी में जो सांसें ली है वो सारी व्यर्थ चली गई। अ वेस्ट ऑफ ब्रीथ, द ईयर्स बिहाइंड, अ बैलेंस विद दिस लाइफ, दिस डेथ। और इन सारी चीजों को मैं अपनी मौत से बैलेंस शायद कर लूंगा। अ बैलेंस इन दिस लाइफ। आई वेट एवरीथिंग, थॉट इट ऑल थ्रू। सभी चीजों को तौलकर मापकर मैंने देखा, सभी को जानने की परखने की कोशिश की। द ईयर्स अहेड ऑफ मी सीम लाइक अ वेस्ट ऑफ ब्रीथ। जो आगे वाले साल है ऐसा लगता है कि मैंने व्यर्थ गंवाने हैं। एंड सो डीड द ईयर्स बिहाइंड मी। और ऐसा लग रहा है कि जो साल पहले, इसके पहले मैंने बिताए थे भूतकाल में, वो भी व्यर्थ चले गए। एंड इन कंपैरिजन टू दिस वे ऑफ लिविंग एंड डाइंग, जिस तरीके से मैं जिया, जिस तरीके से मैं मर रहा हूँ बादलों में बिना किसी को पता चले, शायद इससे हासिल कुछ नहीं होने वाला, जिंदगी व्यर्थ चली गई, ऐसा W.B. ईट्स को मलाल इस बात का हो रहा है, पछतावा हो रहा है। युद्ध से किसी का भी भला नहीं होता। सैनिक अपनी मर्जी से युद्ध में नहीं जाते, युद्ध लाद दिए जाते हैं, युद्ध में लोगों को ढकेल दिया जाता है। युद्ध से किसी का भला कभी नहीं हुआ है, इस बात को इतिहास ने बार बार उजागर किया है। W.B. ईट्स की इस कविता के माध्यम से एक पायलट की नज़र से उसके जीने और मरने का क्या अर्थ हो सकता है और युद्ध कैसे मीनिंगलेस है, इस बात को हमने समझने का आज प्रयास किया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेट अस होप दैट दिस डिस्कशन विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द पोएम इन अ बेटर मैनर। थैंक यू।